हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीके के अंतर्गत डीडी शर्मा जी की जो बुक है उत्तराखंड ज्ञान कोश करके उसकी क्लास 4 होगी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है और जैसा कि आप जानते हैं यह बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छी बुक भी है। अगर आपने यह बुक थोड़ा बहुत पढ़ी होगी तो आप इन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दे पाएंगे। और वैसे भी यह सारे ही जो इसमें प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। आगामी आने वाले जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए यूके SSS के अंतर्गत जो एग्ज़ाम है सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्लास है। और अभी कुछ और नई वैकेंसियाँ कुछ 854 पोस्ट पर कुछ नई वैकेंसीज आई हुई हैं। तो अब तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस समय पे भर्तियाँ कुछ पहले भी थी, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको तैयारी करनी चाहिए उत्तराखंड इन एग्ज़ाम्स की। और उसके लिए तो यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ामों के लिए। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पर चैनल पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। थोड़ा सा प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्की सी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अनुसुईया मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसुईया मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चमोली में स्थित है। तो ऑप्शन बी गढ़वाल मंडल के चमोली जनपद में स्थित है। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो यह जो मंदिर है यह मंदिर जो अनुसुईया मंदिर है कहाँ पर है? महर्षि अत्रि की पत्नी पतिव्रताओं की आदर्श देवी अनुसुईया का यह देव स्थल है। अनुसुईया जो देवी हैं वो कौन थी? महर्षि अत्रि की पत्नी और पतिव्रताओं की आदर्श देवी। तो चमोली में यह मंदिर स्थित है। यह देवस्थल गढ़वाल मंडल के चमोली जनपद में गोपेश्वर मंडल ऊखीपट मार्ग पर 20 किलोमीटर मतलब वहाँ से दूरी पर यह मंदिर स्थित है। 5 किलोमीटर पैदल मार्ग भी वहाँ पर है। यह एक सिद्धपीठ के रूप में स्थित है। मंदिर देवदारुकावनी के मध्य में, मतलब देवदारुकावनी के मध्य में, जहाँ पर पंचगंगा के निकट में यह मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ एक तरह से मंदिर है। तो यह चमोली जनपद में स्थित है। तो यह ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या होता है, प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पौष मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को एक विशाल मेले का आयोजन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस मंदिर में क्या होता है, मार्गशीर्ष पौष में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को क्या होता है, विशाल मेले का आयोजन होता है। तो यह ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। पौराणिक गाथा के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा बालकों के रूप में माँ अनुसुईया को मातृत्व के रूप में दुग्धपान कराने के आग्रह को स्वीकार किए जाने के बाद दत्तात्रेय के रूप में उन्हें जन्म देने के आधार पर इन्हें पुत्रदा माना जाना है। ऐसा पुत्रदा माना जाने से मतलब माना जाता है। और अगर उन्हें पुत्रदा माना जाता है इसीलिए इस मंदिर में क्या होता है, जो निसंतान दंपतियों के द्वारा मतलब इस दिन विशेष पूजा आराधना माँ की जाती है मेले के दिन पे, और उनसे उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से यह मंदिर के बारे में एक छोटी सी चर्चा थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनुसुईया मंदिर किस शैली में बना है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कत्यूरी शैली में अनुसुईया मंदिर बना हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुसुईया मंदिर किस भूकंप से ध्वस्त हुआ? तो किस भूकंप के कारण काफ़ी ज़्यादा ध्वस्त हो गया था? तो किस भूकंप के कारण ध्वस्त हुआ था? जो 1853 में भूकंप आया था उस भूकंप से। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1853 में आए भूकंप से ध्वस्त हो गया था। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अनुसुईया मंदिर से ही थोड़ी दूरी पर क्या है, मतलब अनुसुईया मंदिर से कुछ आगे ही महर्षि अत्रि का भी आश्रम है। यह भी पूछा जा सकता है, महर्षि अत्रि का आश्रम भी अनुसुईया मंदिर से ही थोड़ा दूरी पर स्थित है। और यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रनाथ है। यहाँ से रुद्रनाथ की दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1853 में आए भूकंप से ध्वस्त हो गया था। इसके प्राचीन मंदिर जो था वो ध्वस्त हो गया था। इसके बाद फिर इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो जीर्णोद्धार करवाने के बाद वर्तमान स्वरूप मंदिर का वहाँ पर है। अगला प्रश्न है, कुछ दशक पूर्व उत्तराखंड के शौका तथा उत्तरकाशी के जाड़ों में कौन सा विवाह प्रचलित था? तो यह इन जनजातियों में कौन सा विवाह प्रचलित था कुछ समय पूर्व?
जाड़ों तथा शौकाओं में कौन सा विवाह प्रचलित था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अपहरण विवाह प्रचलित था। कौन सा विवाह प्रचलित था? अपहरण। तो बुक में तो इसकी बहुत बड़ी चर्चा दी हुई है, हम छोटी सी चर्चा यहाँ पे इस विवाह की भी करेंगे। तो इसमें कुछ दशक पूर्व शौका वर्ग में तथा जाड़ों में अपहरण तथा सहपलानय भी, मतलब ये 2 प्रथा ध्यान रखिएगा। अपहरण विवाह तो है ही, और सहपलानय ये भी एक प्रथा मतलब प्रथाएं प्रचलित थी यहाँ पर। अपहरण 2 स्थिति में किया जाता था। एक तो जब लड़का एवं लड़की परस्पर दाम्पत्य सूत्र के बंधन में बंधने के इच्छुक हों, किंतु कुछ कारणों से कतिपय अभिभावक का इस संबंध के लिए तैयार नहीं होते थे। दूसरा, जब लड़की के माता पिता संबंध को चाहते तो थे, किंतु मंगनी के रूप में रिश्ता तय करने में होने वाले व्यय को, मतलब व्यय नहीं करने में असमर्थ होते थे। तो इन कारणों से तो मतलब क्या होता था, इस तरह का विवाह किया जाता था। तो दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण मतलब एक तो कारण यह है, और दूसरा प्रथम प्रकार के अपहरण में मतलब अप्रत्यक्ष सहमति रहा करती थी। जहाँ तक लड़की के माता पिता का प्रश्न था, वे दोनों ही स्थितियों में वधू को स्वीकार करने के लिए तैयार होते थे प्रथम प्रकार में, और दूसरा भी कुछ ऐसा ही था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अपहरण विवाह या सहपलानय विवाह प्रचलित था यहाँ पर। अगला प्रश्न इन 2 जनजातियों में। अगला प्रश्न है अबाजू क्या है? तो अबाजू क्या है दिए गए ऑप्शंस में से? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन है सामाजिक विधान संबंध शब्द, मतलब सामाजिक विधान से जुड़ा हुआ संबंध शब्द है यह, या सांस्कृतिक विधान से संबंध यह शब्द है जुड़ा हुआ। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों ही सही हैं। अबाजू क्या है? अबाजू जो शब्द है यह गढ़वाल मंडल के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विधान से संबंधित पारिभाषिक शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। इसका संबंध उन सपिंडी बांधवों से होता है, मतलब एक ही पिंड के बांधव जो होते हैं, जो पैतृक परंपरा से एक दूसरे से रक्त संबंध से संबद्ध होते हैं। थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत किसी सपिंडी बांधव की मृत्यु होने पर रक्त संबंध में संबद्ध परिवारों के किसी भी परिवार में उसकी बरसी होने तक बाजा नहीं बजेगा, अर्थात कोई उत्सव नहीं होगा। तो अबाजू इसीलिए कहा गया। 3 पीढ़ी तक के बांधवों में इस व्यवस्था को कठोरता पूर्वक पालन किया जाता है। उनके घरों में किसी भी कार्य के संदर्भ में घर में कोई ढोल दमामा आदि कोई वाद्य नहीं बजेंगे, और घर में कोई मतलब इस तरह का चौक में भी कोई बाजा नहीं बजेगा घर की चौखट में। औजी भी सांक्रातिक पर्वों पर उनके घरों में बधाई नहीं बजाएंगे, जो औजी होते थे वो नहीं बजाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अबाजू का अर्थ मैंने आपको बताया, यह गढ़वाल मंडल के सामाजिक और सांस्कृतिक विधान से एक संबंध शब्द है, जिसमें किसी की मृत्यु हो जाने पर वहाँ पर बाजा नहीं बजाया जाता, किसी भी मतलब इस तरह के कार्यक्रम कोई उत्सव नहीं होता है। 3 पीढ़ी तक के लोग इसको मानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अमलूगढ़ा शब्द का संबंध है किससे? तो अमलूगढ़ा जो शब्द है, अमलूगढ़ा यह शब्द का संबंध किससे है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शौका जो वर्ग था उससे इसका संबंध है। यह क्या है? एक अनुष्ठानिक प्रक्रिया है, एक अनुष्ठान के तरह की प्रक्रिया है, जिसका अर्थ होता है, इस अमलूगढ़ा शब्द का अर्थ क्या होता है कि स्वर्गलोक में मार्गदर्शक वस्त्रखंड, मतलब अमलूगढ़ा शब्द का मतलब होता है स्वर्गलोक में मार्गदर्शक वस्त्रखंड, मतलब ध्वज। वस्त्रखंड का मतलब हो गया ध्वज। इसमें जब मृतक के शव की अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाता है, तो उस परिवार की 2 कन्याएं एक श्वेत वस्त्र का टुकड़ा, जिसका एक कोना अर्थी से बंधा होता है, समझिएगा, तो इस तथ्य को समझिएगा थोड़ा सा, बंधा होता है और हाथों पर उठाए हुए शव की अर्थी के आगे आगे चलती हैं, मतलब अर्थी से बांध करके उस कपड़े के टुकड़े को हाथ में उठा के आगे आगे चलते हैं। इसे अमलूगढ़ा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मृतात्मा का पथ प्रदर्शक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शौका में। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, बाट क्या है? बाट क्या है? तो बाट भी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाट भी एक अनुष्ठानिक क्रिया है। क्या है? बाट भी एक अनुष्ठानिक क्रिया है, अनुष्ठानिक ही। तो बाट जो है
मतलब जो यही ऊपर वाली अमलूगढ़ा प्रथा थी, तो अमलूगढ़ा प्रथा को जौहार क्षेत्र में बाट कहा जाता है। मतलब वहाँ भी अर्थी के आगे से सफ़ेद कपड़ा बांधा जाता है, जिसको अमलूगढ़ा कहा जाता है। वो कहाँ, वो शौका वर्ग में, और यहाँ बाट जौहार वर्ग में, मतलब उसको बाट कहा जाता है। उसी इस प्रक्रिया को बात करके लड़कियाँ उसको हाथ में पकड़ के अर्थी के आगे आगे चलती हैं, तो मतलब इसको बाट कहा जाता है जौहार में इसको। और कुमाऊं में भी इसे, कुमाऊं क्षेत्र में, जौहार में और कुमाऊं में भी इसे बाट कहा जाता है। अमलूगढ़ा को शौका वर्ग में हमने जाना, बाट को जौहार क्षेत्र, उसी अमलूगढ़ा प्रक्रिया को जौहार क्षेत्र में बाट कहा जाता है, और कुमाऊं में क्या कहा जाता है, बाट ही कहा जाता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है, एक तरह से जो मार्गदर्शक वस्त्र खंड को बांधकर इसमें कन्याएं, 2 कन्याएं परिवार की आगे आगे चलती हैं, ताकि मृतात्मा को वह रास्ता दिखाए। अगला प्रश्न है, अमेश क्या है? अमेश क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है यह भी। अमेश क्या है? अमेश एक कंटक युक्त पादप है, मतलब कंटक युक्त पौधा है, वनस्थली पादप है, जंगलों का कंटक युक्त पौधा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? अमेश चमोली जनपद की, मतलब गढ़वाल के चमोली जनपद की नीति घाटी के अनेक स्थानों में यह पाया जाता है। वहाँ के जनजाति वर्गों में इसका प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। अमेश का अनेक रूपों में किया जाता है। श्री आलम सिंह चौहान का कहना है तो कि वहाँ के बुजुर्ग अभी भी इसका प्रयोग औषधि रूप में करते हैं, विशेषकर सर्दी जुकाम में इसकी चटनी बनाकर रोटी के साथ खाई जाती है। निमोनिया में छाती दर्द के लिए शोधित अमेश के पत्तों का लेप किया जाता है। इसके बीजों से निकाला जाने वाला तेल कटने, जलने, घावों को भरने आदि के लिए काम में लाया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेश कंटकयुक्त वनस्थली एक पादप है, इसका औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चमोली जनपद के नीति घाटी में बहुतायत यह पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अर्जी क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अर्जी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यह एक प्रकार का व्यंजन है। क्या है? अर्जी एक प्रकार का व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, व्यंजन। इसमें होता क्या है? यह पर्वों, उत्सवों, विशेष अनुष्ठानिक अवसरों पर पश्चिमी भोटिया वर्ग में बनाए जाने वाले विशिष्ट मतलब अर्जी क्या है? एक व्यंजन है। तो यह क्या होता है? पूर्वी भोटांतिकों में, जो पूर्वी क्षेत्र के भोटिया लोग हैं, भोटांतिक क्षेत्रों के लोग जो भोटिया लोग हैं, वहाँ पर बनाया जाने वाला एक व्यंजन है। तो इसमें क्या किया जाता है? जो मारा गया बकरा या भेड़ की आंतों को उसके कंकाल से निकाल कर उसमें पानी से धो करके फिर उसमें मसाला वसाला भर के इस तरह से खाया जाता है। ये तथ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अर्जी क्या है? पूर्वी भोटांतिक क्षेत्रों में भोटिया लोगों के द्वारा बनाए जाने वाला, विशिष्ट अवसरों पर बनाया जाने वाला एक व्यंजन है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न देखते हैं आज की क्लास का, गीमा क्या है? तो गीमा क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह भी एक व्यंजन है। गीमा भी व्यंजन है। जैसे क्या अर्जी एक व्यंजन था, वैसे ही गीमा भी एक व्यंजन है। और गीमा भी सेम वैसा ही व्यंजन है जैसा मैंने आपको अर्जी के बारे में बताया था कि बकरे की जो आंतें हैं उनमें मसाला या जो भी भर के उसको बनाया जाता है विशिष्ट अवसरों पर। तो गीमा को भी कौन बनाते हैं? भोटांतिक क्षेत्रों के लोग ही बनाते हैं। लेकिन ये पश्चिमी, जैसे वो कौन था, अर्जी को कौन बनाते थे? पूर्वी भोटांतिकों में बनाया जाता था। ये पश्चिमी भोटांतिकों में बनाया जाता है गीमा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।